तो फ्रिक्शन का जो पार्ट है वो फ्रिक्शन मेनली टू टाइप का होता है। एक तो रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है हम लोग आगे करेंगे, जिसमें जब रोटेटरी मोशन किया जाएगा। और बेसिकली अगर रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन अगर परफेक्टली रिजिड बॉडीज हैं और पॉइंट कांटेक्ट है या लाइन कांटेक्ट है तो ये जीरो होता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की, और ये डिटेल में करने के बाद हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पर आएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसका जो मेन पॉइंट के फॉर्म में करेंगे और पहला पॉइंट ही डिफिनीशन होगा। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसका जो मेन पॉइंट्स करके लिखेंगे। पहला जो पॉइंट इसका होगा लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो आप समझिए इस चीज को कि अगर मान लीजिए कोई बहुत हैवी ब्लॉक है, इफ देयर इज ए हैवी ब्लॉक एंड ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, कोई हैवी ब्लॉक है उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है एंड द बॉडी इज नॉट मूविंग, मीन्स दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाई another force in opposite direction, and this force is nothing but static friction. बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है, बॉडी मूव नहीं कर रही है। यहां पर हम लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिख रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक पर कोई फोर्स F अप्लाई किया गया है और ब्लॉक ये मूव नहीं कर रहा है, मीन्स दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाई equal and opposite force, and the force which balances this applied force is called static friction. और इसी पॉइंट को हम यहां लिख रहे हैं, पहला पॉइंट जो मेन पॉइंट लिख रहे हैं कि whenever a force is applied on a body, ऐसे भी लिख सकते हैं whenever an attempt is made to produce, whenever an attempt is made to produce relative motion between the two surfaces which are in contact with each other, a force is produced which has tendency
क्या whenever an attempt is made to produce relative motion, जैसे ये दो ब्लॉक हैं और एक ये सरफेस है, इस पर कोई ब्लॉक है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप अटेम्प्ट अप्लाई कर रहे हैं कि जिससे कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए। तो हम यह करें कि whenever an attempt is made to produce relative motion between the two surfaces which are in contact with each other, a force is produced which has tendency to oppose the attempt. Which has tendency to oppose the attempt is called static friction. और इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, याद रखिएगा, ये जो फोर्स जो अपने आप डेवलप हुआ है, एंड दिस फोर्स हैज टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन, जो आपने अटेम्प्ट अप्लाई किया है, जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है, सो दैट इट देयर मे बी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो इस फोर्स से जो फोर्स अपने आप डेवलप हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये तो पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये बताइए कि कोई हैवी ब्लॉक है और इस पर कोई पर्सन जाता है जो कि 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इफ 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू सर्फेसेस, देन द फोर्स डेवलप्ड will be 20 Newton, means static friction will be 20 Newton. Now if we apply 100 Newton force and the block is still not moving, then this force developed, हाँ बेटा, उसको बेटा बंद कर देना जब बातचीत चले। हाँ, तो यहां हम कह रहे थे कि whenever an attempt is made to produce relative motion between the two surfaces which are in contact with each other, a force is produced which has tendency to oppose the attempt. This force is called static friction. पहला तो ये था। मैं दूसरा ये डिस्कस कर रहा था कि यहां पर जब ब्लॉक रखा है तो ये mg जो है ये तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे 20 न्यूटन, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा 20 न्यूटन, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। अगर 30 न्यूटन अप्लाई कर देंगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा 30 न्यूटन होगा। कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है कि आप 20 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 20 न्यूटन, 10 न्यूटन लगाएंगे तो 10 न्यूटन, 30 न्यूटन लगाएंगे तो 30 न्यूटन। तो अगला पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। Static friction is self-adjusting. Its value is equal to the value of applied force. मैं एक बार फिर से बताता हूं कि अगर कोई ब्लॉक है, बात स्टैटिक फ्रिक्शन की हो रही है, इसका मतलब बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है। तो आप अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी नहीं मूव कर रही, इसका मतलब ये 10 न्यूटन कोई बैलेंस हुआ है। वो जो फोर्स इसको बैलेंस किया है, जो अपने आप डेवलप हुआ है, दैट फोर्स इज नथिंग बट स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन आप 10 न्यूटन लगाओगे तो 10 न्यूटन प्रोड्यूस होगा, 20 न्यूटन लगाओगे 20 न्यूटन, 30 न्यूटन लगाओगे 30 न्यूटन। लेकिन इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, देन एट ए पर्टिकुलर वैल्यू,
या बियॉन्ड ए सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, तो दैट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स beyond which body will start moving is called limiting friction, is called limiting friction. तो इसी में static friction is self adjusting, its value is equal to the value of applied force, but if we go on increasing the applied force, but if we go on increasing the applied force, then beyond a certain value of applied force, then beyond a certain value of applied force, body will start moving, body will start moving. देखिए बेटा नीचे तक आ रहा है, body will start moving. तो that value of applied force beyond which body will start moving is called, body will start moving is called limiting friction. तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई ब्लॉक है, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएं तो एक वैल्यू ऐसी आएगी, उससे जरा सा ज्यादा लगा देने से बॉडी मूव कर जाएगी, स्लाइड करने लगेगी. तो that value of applied force beyond which body will start moving is called limiting friction. अगला पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट. अब इसमें आपको आसानी अब ये होगी कि आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, 5 करके देख सकते हैं. थर्ड पॉइंट अब हम लिख रहे हैं. थर्ड पॉइंट इसका ये है कि हम यहां देख रहे थे कि कोई ब्लॉक है और ब्लॉक पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड द ब्लॉक इज नॉट मूविंग. उस केस में कोई फोर्स इसको बैलेंस किया है एंड दैट फोर्स विच बैलेंसेस दिस अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट स्टैटिक फ्रिक्शन. Now if we go on increasing the applied force, then beyond a certain value of applied force, body will start moving. That value beyond which the body will start moving is called limiting friction. और थर्ड पॉइंट ये है कि limiting friction is directly proportional to the क्या limiting friction is directly proportional to the normal reaction. Limiting friction, which is the maximum value of static friction, is directly proportional to the normal reaction.
अगर इस ब्लॉक का वेट जो है mg है तो ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, तो जो वेट होगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगी। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एफएस मैक्सिमम, क्या एफएस मैक्सिमम दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो एफएस मैक्सिमम मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस विल बी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू एस, सबस्क्रिप्ट में एस लिखा हुआ है, एंड इनटू एन, यहां वेयर म्यू एस सबस्क्रिप्ट में एस है, म्यू एस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि आप ये देखिए कि कोई भी ब्लॉक का जो एक सरफेस में कांटेक्ट है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए आप ये देखिए कि हम यहां ये कोई सरफेस है, इस पर ये मार्कर ऐसे रस्टर ऐसे रखें, इसमें एरिया कम है, और या ऐसे रखें, दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो आप देख रहे हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो अप्लाइड फोर्स जितना होगा वो होगा, और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो हम अगला पॉइंट ये रख रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये जो एरिया है इस पर नहीं डिपेंड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इसका वेट कुल कितना है तब उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो कांटेक्ट में एरिया है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। हालांकि सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट सरफेसेस के बीच में ये म्यू एस की वैल्यू जो है अलग अलग होती है। म्यू एस की वैल्यू क्या है? अलग अलग होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड थे। आगे मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, पहले थोड़ा आसान देने की कोशिश करूंगा और देखते हैं आप उसे कैसे करते हैं। यहीं पर बैठ जाना, जिससे अभी बंद करना। ये एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं। ए ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is kept on an inclined plane of inclined at an angle 30 degree with the horizontal, क्या a block of mass 50 kg is kept on an inclined plane inclined at an angle 30 degree with the horizontal? Find the value of static friction on the block if coefficient of static friction
on the block is 0.80। तो इसमें ये जो न्यूमेरिकल है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं चीजों को, कि ए ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is kept on an inclined plane, inclined at an angle 30 degree with the horizontal. Find the value of static friction on the block if coefficient of static friction on the block this one। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहां पर mg लेंगे, mg का ये जो कंपोनेंट है 30 है, तो ये 30 आ जाएगा। तो इस तरफ कंपोनेंट mg cos 30 होगा, नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो इस पर जो अप्लाइड फोर्स 50 kg पर है, वो 50g का प्लेन की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा 50g sin 30। तो अप्लाइड फोर्स अगर 50g sin 30 है, तो इसका आंसर ये होगा 250 न्यूटन। ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू है 50g cos 30। तो एफ एस मैक्सिमम आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 200√3, तो ये 350 के आसपास होगा। तो ये वैल्यू नहीं होगी और ये आंसर होगा। एक मैं न्यूमेरिकल और लिख रहा हूं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एससी वर्मा का ही है, और उसको भी देखिए कैसे करेंगे। ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं वो ये है, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड just to move a block. Find minimum force required just to move a block of mass m kept on rough horizontal surface. क्या find minimum force required just to move a block of mass m kept on rough horizontal surface if coefficient of friction between the block and surface is mu. क्या क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव ए ब्लॉक ऑफ मास m kept on rough horizontal surface if coefficient of friction between the block and surface is mu. ये हमें करना है। इसमें क्या है कि याद रखिएगा कि जब किसी ब्लॉक पर मिनिमम फोर्स लगाना होगा तो ये फोर्स इंक्लाइंड होना चाहिए। इससे ये बेनिफिट होगा कि द हॉरिजेंटल कंपोनेंट F, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स F cos theta will move the body and this component F sin theta will reduce the normal reaction. कैसे? N plus F sin theta will be nothing but mg. तो N will be mg माइनस एफ साइन थीटा। इसीलिए पुलिंग जो है इजियर होता है देन द पुशिंग। अगर इसी ब्लॉक को आप पुश कर रहे होते इस तरह से, ये फोर्स वेक्टर है, आप चाहें तो आगे प्रोड्यूस करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप फिर से देखिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और ये एफ साइन थीटा होगा और ये एम जी नॉर्मल रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं इस केस में mg
प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इफ यू आर पुशिंग ए बॉडी देन normal reaction will be increased. You will feel the body heavier, and if you pull the body then the normal reaction will be reduced. The body will be lighter. तो इसीलिए जब हम वाइपर यूज करते हैं तो वाइपर के केस में पीछे से फोर्स लगाते हैं जिससे कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाए और फ्लोर जो है साफ हो जाए। तो यहां हम लोग वाइपर हमेशा पुश करते हैं वाइपर को, लेकिन जो बॉक्स खींचते हैं उसमें हम पुल करते हैं। तो यहां इस केस में फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव ए ब्लॉक, हमें फोर्स मिनिमम चाहिए। देन यू विल अप्लाई द फोर्स एट सर्टेन एंगल सो दैट द फोर्स विल बी मिनिमाइज। टू मिनिमाइज द फोर्स यू हैव टू अप्लाई द फोर्स एट सर्टेन एंगल थीटा। और यहां आप देख लें कि इसको मैं मिटा रहा हूं, ये पुशिंग का केस था। तो जिस समय हम बॉडी को पुल कर रहे होते हैं तो उसमें हम एफ कॉस थीटा, और ये जो एफ कॉस थीटा चूंकि लिमिटिंग केस है तो विल बी नथिंग बट एफ एस मैक्सिमम। ये लिमिटिंग चूंकि जस्ट का केस है तो एफ कॉस थीटा विल बी नथिंग बट सिंस block is required just to move, therefore f cos theta must be equal to limiting friction fs maximum, and f cos theta ये क्या होगा एफ एस म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू दिया हुआ है और एन की वैल्यू हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ कॉस थीटा विल बी नथिंग बट म्यू, एन की वैल्यू होगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो एफ कॉस थीटा विल बी म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इससे यहां पर एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। तो इससे आप देख सकते हैं एफ कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज म्यू एम जी। सो एफ विल बी म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अभी आगे बेटा हम आपको जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताएंगे तो लिमिटिंग केस में म्यू की वैल्यू होती है tan थीटा। ये चीज आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब कभी एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा तो म्यू निकाल सकते हैं और म्यू दिया है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये म्यू की वैल्यू tan थीटा होती है, और अगर tan थीटा यहां पर म्यू है तो आप इसको निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या है म्यू 1 थीटा, तो रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हमें एफ विल बी इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा जो है वो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और प्लस म्यू इंटू साइन थीटा जो हो जाएगा ये म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो एफ विल बी म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आप आ जाएगी वैल्यू एफ विल बी म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। यहां x अपॉन जैसे रूट एक्स होता तो ये रूट एक्स और रूट एक्स से एक कट जाता, एक बच जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा। तो इसमें आईआईटी वगैरह में काफी क्वेश्चंस आए हैं जिसमें म्यू दिया जाएगा और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव द ब्लॉक। इसमें डायरेक्ट आप म्यू की वैल्यू रख देंगे, मास की वैल्यू रख देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा।
and this is the minimum force required just to move a block.